नमस्कार। मैं आप सभी का एक बार पुनः फिर से राजकीय महाविद्यालय बारा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हमारी भारत के भूगोल की सीरीज में हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार को आज हम पूरा कर लेंगे और उससे संबंधित जो कुछ बातें बची रह गई हैं आज हम उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा गला लगा हुआ है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमने अभी तक लगभग कल हमने जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने विंध्याचल को देखा, हमने सतपुड़ा को देखा, हमने और भी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा। तो इसमें जो कुछ बातें रह गई थी वो मैं तुमको बताता हुआ चलूं। हमने ये देखा है कि हमने कल डिस्कस किया था कि विंध्याचल इस तरीके से माउंटेन रेंजेस हैं हमारे। आज हम थोड़ी आउटलाइन प्रस्तुत कर देते हैं। आज हम अरावली पढ़ेंगे, पूर्वी घाट पढ़ेंगे। आज को मिला के हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पूरा हो जाएगा। हमने बात करी कल विंध्याचल की सतपुड़ा की। हमने ये भी देखा कि विंध्याचल पूरे भारत में बिल्डिंग मटेरियल स्टोन के लिए काफी फेमस ये है। इसके अलावा इसमें कई मेटलिक मिनरल्स भी मिलते हैं बड़ी मात्रा में। मध्य प्रदेश में मलाजखंड की खानों में तांबा वगैरह और एल्यूमिनियम वगैरह की खाने, इन्हीं वो जो खाने हैं इन्हीं विंध्याचल की श्रेणियों से जुड़ी हुई। चलो ये बात की बातें हैं। हम बात करते हैं थोड़ी सी सतपुड़ा की। हमने ये भी देखा था कल कि विंध्याचल खुद एक तो विंध्याचल श्रेणी मुख्य, कुछ कुछ बातें रह जाती हैं, उन बातों को हम कवर अप करने का प्रयास करते हैं साथ ही साथ। तो विंध्याचल अपने आप में विंध्याचल, भांडेर या भारनेर भी इसको कह देते हैं, और कैमूर, भांडेर, पारसनाथ और कैमूर, इनका मिला जुला रूप, संयुक्त रूप विंध्याचल। पूरी श्रेणी को चार जो दो तीन है, विंध्याचल, भांडेर, पारसनाथ, कैमूर, इनको मिला करके पूरी विंध्याचल श्रेणी कहा जाता है। नीचे यहां से हमने देखा है कि नर्मदा नदी बह रही है। फिर हमारी दूसरी रेंज आती है वो है सतपुड़ा। इसके बारे में भी हमने काफी सारी बातें पढ़ी। हमने ये भी देखा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर ऊंची है। यहां पर सतपुड़ा प्लस महादेव प्लस मेकाक, इन तीनों को सम्मिलित ये सतपुड़ा का ही विस्तार है। विंध्याचल की बात करें तो भांडेर, कैमूर, पारसनाथ, ये किसका विस्तार है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। लेकिन बात जब हम करेंगे सतपुड़ा श्रेणी की तो सतपुड़ा श्रेणी में महादेव और मैकाक को भी हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिससे क्वेश्चन राइज होते हैं, यूपीएससी में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सतपुड़ा रेंजेस यहाँ पे महादेव की पहाड़ियां हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैकाक श्रेणी है। महादेव श्रेणी अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वो मैकाक श्रेणी है। अब एक प्रश्न आईएएस में पूछा जाता है कि एक पर्वत श्रेणी है जिसके दोनों सिरों से दो नदियां निकल रही है। एक नदी पश्चिम की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है, जबकि दूसरी नदी बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। तो निम्न में से वो कौन सी पहाड़ी है या यहाँ किन दो नदियों की बात हो रही है, इनको दोनों रेफरेंस में पूछा जाता है। कई बार यूपीएससी में भी संबंधित प्रश्न आया है। तो यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है और निकलते हुए नर्मदा नदी कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। और इन्हीं अमरकंटक की पहाड़ियों से दूसरे सिरे से सोन नदी निकलती है और सोन नदी निकल के ऊपर मिल जाती है गंगा नदी। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजों से प्रश्न कई बार बन जाते हैं और ये हमारे लिए जानना भी महत्वपूर्ण है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हम प्रायद्वीपीय पठार के विषय में देखते हैं। तो पूरे प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो ढाल या तो पूर्व की ओर है या थोड़ा दक्षिण पूर्व की ओर है। इसलिए हमारे दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं, चाहे गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, बड़ी बड़ी जितनी नदियां हैं हमारी, तुंगभद्रा हो, बरदा हो, सभी का ढाल जो है या तो पूर्व की ओर है या दक्षिण पूर्व की ओर है। ये क्या है? नदियां किसी भी क्षेत्र के ढाल को प्रदर्शित करती है, क्योंकि नदियों का बहाव उधर ही तो होगा जहां पर ढाल होगा। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि हमारी नर्मदा और यहाँ पे ताप्ती, ये दो नदियां हैं, ये भी मध्य भारत की दो बड़ी नदियां हैं, लेकिन इनका ढाल और ये
पूरी तरीके से प्रायद्वीपीय पठार पर ही स्थित हैं। लेकिन क्या कारण है कि ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं? आज हम कुछ अनछुए पहलुओं की भी बात कर रहे हैं, तो इनके पीछे भी इससे रिलेटेड प्रश्न भी एक बार यूपीएससी में पुटअप हुआ कि भाई क्या कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत की दो बड़ी नदियां नर्मदा और ताप्ती ढाल के विपरीत बहती है, ऐसा क्या कारण है? जबकि ढाल किधर की ओर है? पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, जिसको हम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बड़ी बड़ी नदियों के बहाव क्षेत्र से समझ सकते हैं। लेकिन इसके कारण ये है कि ये दोनों नदियां क्या है? रिफ्ट वैलीज में बहती हैं। रिफ्ट वैलीज में बहने के कारण इनका जो रिफ्ट वैली का ढाल है वो पश्चिम की ओर है, यानी कि पूरे क्षेत्र के विपरीत ढाल है और ये पश्चिम की ओर बहती है। इसका कारण मुख्य ये है कि ये नदियां रिफ्ट घाटी में बहती है और रिफ्ट घाटी का जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है। एक बात और, कल हमने सतपुड़ा को समझा था। सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस जो है वो एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। हम इसके विषय में कल बताना भूले, कई बार पूछ लिया जाता है ये कि सतपुड़ा माउंटेन किस प्रकार के पर्वत है। तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस में इधर से कंप्रेसिव फोर्सेस लगी या इधर से कंप्रेसिव फोर्सेस लगी या किसी भी वजह से केवल ये दोनों जो स्थान है वो तो रहेगा एक ही जगह पे, इसमें किसी फोर्स की वजह से ये स्थान ऊपर उठ गया, इस तरीके से अगल बगल का ए स्थान और बी अपने स्थान पर रह गया और बीच में जो सी पोर्शन है वो अपने अपलिफ्ट फोर्सेस की वजह से ऊपर उठ गया, तो ये एक ब्लॉक के रूप में नजर आता है। ऐसे ही हमारे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बनी। या सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन का एक टाइप और भी है, जिसमें होता क्या है कि जैसे मान के चलो उसी प्रकार ये तीन स्थान है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी अपने स्थान पर रह जाता है और किसी भी कारण से ए और सी नीचे खिसक जाते हैं तो भी एक ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन समझाने के लिए कि ब्लॉक माउंटेन होते क्या है, तो सतपुड़ा जो है एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। आइए आज हम आज के टॉपिक में प्रवेश करते हैं। कुछ एक हमारे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रह गए, उनको हम कवर कर लेते हैं। हम देखेंगे आज अरावली। ये हमारा राजस्थान वाला पोर्शन, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये एक मोटा मोटा हमारा। यहां पर गुजरात के ऊपरी हिस्से से यानी उत्तरी हिस्से से लगभग हमारे इस तरीके से अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रेणी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी दुनिया के, ऐसे कई विद्वानों का मानना है और इससे सहमत भी हैं, जो कार्बन डेटिंग प्रणाली वो बताती भी है इसके विषय में कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अरावली हमारे दुनिया के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से ये प्री कैम्ब्रियन, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में अलग कई युगों में हमने डिवाइड करके उनका अध्ययन करते हैं, तो सबसे पुराना जो समय आता है आर्कियन, आर्कियन के बाद प्री कैम्ब्रियन, यानी कि एक तरीके से आर्कियन कालीन पर्वत है, बहुत पुराने पर्वत है। जब पृथ्वी ठंडी हुई और जो पृथ्वी की प्रारंभिक संरचना में जो पर्वत वगैरह बने, तो अरावली जो है हमारे उसी टाइम का पर्वत है। अरावली, ऐसा कहते हैं विद्वानों, कई विद्वानों का मानना ऐसा है कि आज हिमालय में, जब हम हिमालय पढ़ रहे थे तो हमने देखा है कि हिमालय में दो बृहद मोड़ पड़ते हैं। हिमालय दो जगह से टिल्ट हुआ है। एक तो हमारे भारत का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ से इस तरीके से आर्चर शेप में है पूरा हिमालय, भारत में जो विस्तार है, भारत नेपाल में। इसके बाद पश्चिमी कोने पर एक मोड़ है, इसके अलावा इसके पूर्वी कोने पर भी एक मोड़ है। इस तरीके से हमारा हिमालय बैंड हो जाता है। तो कई विद्वान ऐसा बताते हैं कि हिमालय में जो बैंड पड़े हैं उसमें एक तो प्रायद्वीपीय पठार का मेघालय की शाखा निकली हुई है, मेघालय का पठार उससे प्रभावित है। अलग अलग तरह के प्रमाण है, लेकिन एक मत यह भी है लोगों का कि जो पश्चिमी बैंड है हिमालय का, उसमें बहुत बड़ा कारण हमारी अरावली पर्वत श्रेणी रही होगी, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी जो है आज बहुत ज्यादा घर्षित हो चुकी है। जो भौतिक प्रक्रम होते हैं जलवायु के, उनके द्वारा अरावली का बहुत ज्यादा अपरदन हुआ है।
वर्तमान समय में मानवीय जो कारक है वो भी बहुत ज्यादा इसके घर्षण का कारण रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे काल में, क्योंकि बहुत पुरानी है और ऐसा कहते हैं कि इसका विस्तार बहुत ज्यादा था। इवन लक्षद्वीप में जो कुछ आज द्वीप हमको जहां नजर आ रहे हैं वो घर्षित रूप है अरावली का, ऐसा कई विद्वानों का मानना है। इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीनतम है प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत है। मेरे से आरपीएससी के इंटरव्यू में भी इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि आप अरावली के विषय में हमको थोड़ा बताइए, ये कितने साल पुराने हैं। तो ये 50 से 60 करोड़ के लगभग 50 से 60 करोड़ साल पुराने पर्वत हैं, जो अब इनका अवशिष्ट मात्र रह गया। फिर भी हमारी अरावली बहुत ऊंची है। इसके अलावा ये बहुत कठोर चट्टानों से बनी है, ग्रेनाइट बीज जैसी इसमें बड़ी कठोर टाइप की चट्टानें हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, उत्तरी गुजरात से लेकर के और दिल्ली की रायसीना हिल्स तक। रायसीना हिल्स जो है वो अरावली का ही पार्ट है। रायसीन की जो पहाड़ियां दिखाई देती है, जिसको दिल्ली की पहाड़ियां भी हम कह देते हैं, वो अरावली का ही उत्तरतम छोर है। लगभग 900 किलोमीटर की ये लंबाई में फैली है। मुख्य विस्तार जो है इसका हमारे राजस्थान में है। अरावली का मुख्य विस्तार हमारे राजस्थान में है। इसकी सर्वाधिक जो ऊंचाई मिलती है वो हमारे दक्षिणी राजस्थान में मिलती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नहीं, गुरु शिखर। वैसे किसी भी हिल्स को जब हम लिख देते हैं तो माउंट गुरु शिखर भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। माउंट का मतलब होता है चोटी से। सबकी सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर, और इसकी हाइट है एज यू नो 1722 मीटर। और भी बहुत सारी पहाड़ियां इस क्षेत्र में हैं, जरगा वगैरह और भी बहुत सारी हैं। सेर जरगा, सेर उधर की तरफ है, ऊपर की तरफ जरगा भी है यहाँ पे। यानी कि जो सबसे ऊंचा रीजन है अरावली का, ये हमारे सिरोही उदयपुर वाला जो रीजन है, यहाँ पर अरावली की एक तो चौड़ाई बहुत मिलती है, इसके अलावा ऊंचाई भी यहाँ पर ज्यादा मिलती है। कई सारे पठार भी बीच में इसके देखने को मिल जाते हैं, ऊपर माल का पठार, वो सब हम राजस्थान के भूगोल में पढ़ते हैं विस्तृत रूप से। यहाँ पर केवल इतनी बातें ठीक है, गुरु शिखर। और ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है कई कई जगह पे। हालांकि इसमें अब दर्रे भी खूब सारे हैं, उनके विषय में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस हमको इतना समझना था कि अरावली किस टाइप का है। इसके अलावा ये बहुत मिनरल रिच है। हमारी जो अरावली है बहुत सारे खनिज हमको देती है। अब हम दूसरा माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं, हमारे पूर्वी घाट पर्वत। आप ये ना समझे कि अरावली अपने आप में बहुत बड़ा, जब हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उसको पढ़ते हैं तो वो बड़ा टॉपिक हो जाता है। पूर्वी घाट जो है हमारा, पूर्वी घाट ये प्राचीन ओल्ड माउंटेन वलित पर्वत। हम बता चुके हैं हमारे हिमालय क्या है, वलित पर्वत है। वलित पर्वत में क्या होता है, दो तरफ से कंप्रेसिव फोर्सेस लगती है, और जब कंप्रेस होती है तो बीच वाला भाग आपका टिल्ट इस तरीके से मुड़ जाता है, और मुड़ जाने के कारण यानी कि धरातल की सतह में मोड़ पड़ जाने के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है क्या कह देते हैं, वलित पर्वत। जो पूर्वी घाट पर्वत है ये वलित पर्वत का ही उदाहरण है, लेकिन ये बहुत पुराने माउंटेन है और आज इनका अवशेष मात्र रह गया। बहुत पुराने हैं, नदियों के द्वारा इनको न तो इनमें निरंतरता है, बीच बीच में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों ने इसको बड़ी मात्रा में काट दिया है। गोदावरी ने तो बिल्कुल जहां पे से गोदावरी निकलती है लगभग इनको समाप्त सा कर दिया है। तो ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस नहीं है, पहली बात। बीच बीच में इसके लगभग अवशेष से रह गए, नदियों ने अवसाद से भर दिया है और इसको काफी हद तक घर्षित कर दिया है, लेकिन फिर भी इसका विस्तार खूब है। ये अनवरत पर्वत श्रृंखला नहीं है। दूसरा क्या है, ये वलित प्रकार के पुराने पर्वत है जिनका घर्षण के कारण, भौतिक प्रक्रम के कारण इनका अवशेष सा लगभग अब रह गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, अवशेष से मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं, हम जियोलॉजिकल टाइम में चीजों को देखते तो अवशेष से ऐसा नहीं कि मात्र थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ियां रह गई हैं, काफी ऊंचे हैं, लेकिन इनकी मूल अवस्था से बहुत कम बचे। इसका जो सर्वोच्च शिखर है, आपको कई किताबों में आपको महेंद्रगिरी मिलेगा कि आपको बताना है कि पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है। महेंद्रगिरी इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर नहीं है, इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है विशाखापट्टनम, जिसकी हाइट 1516 मीटर के आसपास है।
क्षमा करें, इसकी हाइट लगभग 1600 मीटर के आसपास है और ये 1516 मीटर के आसपास है। अगर विशाखापट्टनम आपको नहीं मिलता है उत्तर, तो महेंद्रगिरी आपका राइट उत्तर होगा। जनरली कई किताबों में आपको पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी बताया जाता है, लेकिन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है विशाखापट्टनम है। इसके साथ ही आज हम पश्चिमी जो पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। कुछ एक जो टॉपिक और रह गए हैं जिनको हम कवर अप करते हुए चलते हैं। ये हमारा पूर्वांचल है, पूर्वांचल भारत, 7th स्टेट भारत। यहां पर हमने देखा था इस पूरी जगह में, जब हम पढ़ रहे थे हिमालय, तो हमने 3 पहाड़ियां देखी थी और हमने देखा था, इसको हमने उस टाइम भी बताया था कि हम इसको प्रायद्वीपीय पठार के भाग के रूप में पढ़ेंगे। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां ये मेघालय में पड़ती है। चूंकि हिमालय क्षेत्र में ये आता है, इसलिए हमने हिमालय में जब पढ़ते हैं तो अभी इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। गारो, खासी, जैंतिया हिल्स जो है, अधिकांश भूगोलवेत्ताओं का ऐसा मत है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। बीच में जो गैप है, जो इनके बीच में जो अवसाद मतलब जो गर्त था, उनको गंगा और उसकी सहायक नदियों ने भर दिया और उसके जो अवशेष है प्रायद्वीपीय पठार के, वो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स के रूप में भी है और हिमालय के जो पूर्वी मोड़ है उसके लिए भी उत्तरदायी है। इसे हम कह देते हैं मेघालय का पठार। मेघालय पठार, गारो, खासी, जैंतिया। हमने उस दिन भी देखा था कि कीप शेप में इस तरीके से जब माउंटेन आता है, जब मानसून आता है और इन माउंटेन्स के बीच में फंस जाता है, पहाड़ियां कीप शेप में है और इनके बीच में फंस करके यहाँ खूब जोरदार पर्वतीय वर्षा होती है। और जो चेरापूंजी और मौसिन राम है वो हमारी खासी पहाड़ियों के पश्चिम में, यानी कि खासी पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है और ये दोनों स्थान पूरी दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान माने जाते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पठार तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी है तो मैं बताता चलता हूँ, दंडकारण्य का पठार भी है। भगवान राम जब आपने अयोध्या में या रामायण जब आपने देखी होगी तो आप देखते हैं कि भगवान दंडकारण्य वन क्षेत्र में भी जाते हैं। तो दंडकारण्य वन क्षेत्र जो है बहुत उबड़ खाबड़ है, ये एक पठार है, कुछ पठारों में हम पढ़ते हैं उबड़ खाबड़ है बहुत ज्यादा, यहाँ की टोपोग्राफी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। इसके अलावा ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है हमारे पश्चिमी छत्तीसगढ़ में, दक्षिण पश्चिम छत्तीसगढ़ में, और हिमालय का महाराष्ट्र का पूर्वी भाग जो है, पूर्वी महाराष्ट्र, और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भाग, यहाँ पर ये पड़ता है। बहुत उबड़ खाबड़ कटा फटा पठार है दंडकारण्य का पठार। इसको चूंकि रामायण में भी हम पढ़ते हैं, कई बार एक एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, कई बार बहुत सारे पठारों को क्या करते हैं क्रॉस मैचिंग के लिए जब आप एग्जामिनेशन देते हैं तो पूछ दिया जाता है, हमारी जानकारी में होना भी चाहिए। मैंने प्रयास किया है कि प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ी हुई लगभग सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता चलूँ। फिर भी कुछ बातें ऐसी जो शायद रह गई हों तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। आपको वीडियो कैसी लग रही है वो भी आप प्लीज़ मुझे बताइए। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।